डिक्टेशन रिपोर्टर के लिए 160 शब्द प्रति मिनट कुछ सेकंड में स्टार्ट होगी। लिखिए। फरवरी माह में विदेशी व्यापार में हुई तेज गिरावट के मद्देनज़र नीतिगत स्तर पर बारीकी से गौर करने की ज़रूरत है। फरवरी माह के दौरान भारत का माल निर्यात पिछले 5 महीनों में तीसरी बार गिरा। कुल 33 बिलियन अमेरिकी डॉलर की माल लदाई एक साल पहले के स्तर से 8.8% की गिरावट की ओर इशारा करती है। हाल के दिनों में निर्यात में आमतौर पर हुई भरपूर बढ़ोतरी के दौर में एकमात्र तेज गिरावट अक्टूबर 2022 के दौरान दर्ज की गई थी। तेल के निर्यात में 29% की तेज गिरावट, रासायनिक वस्तुओं के लदान में 12% की गिरावट और इंजीनियरिंग सामानों के बाहर की ओर प्रवाह में 10% की कमी, यानी कुल मिलाकर भारत के माल निर्यात के लगभग आधे हिस्से ने फरवरी माह की गिरावट को गति दी। लेकिन लड़खड़ाती वैश्विक मांग के असर ने इससे भी आगे जाते हुए भारत से निर्यात की जाने वाली शीर्ष 30 वस्तुओं में से 13 को भी नीचे लुढ़का दिया। फरवरी का निर्यात अभी भी अक्टूबर के आंकड़ों से 7.3% अधिक है, लेकिन तात्कालिक अनुमान 2022 की अंतिम तिमाही में फैली निराशा की तरफ लौट रहा है। दुनिया का बड़ा हिस्सा मंदी में गिरफ्त में जा रहा है। पिछले कुछ महीनों के दौरान प्रमुख बाजारों के सुदृढ़ होते आर्थिक आंकड़ों ने एक भरोसा पैदा किया था कि दुनिया की अर्थव्यवस्था 2023 में बेहद खराब स्थिति की आशंका से बच सकती है, लेकिन मार्च महीने की संभावनाओं ने उन उम्मीदों पर कम से कम फिलहाल के लिए पानी फेर दिया है। भारत के सबसे बड़े निर्यात गंतव्य संयुक्त राज्य अमेरिका में खुदरा बिक्री जनवरी माह में एक सकारात्मक आश्चर्य के साथ के तौर पर 3% बढ़ गई थी, लेकिन फरवरी माह में इसमें फिर से गिरावट आ गई। मुद्रास्फीति पर लगाम लगाने के लिए अमेरिकी फेडरल रिजर्व की आपाधापी के बीच 2 अमेरिकी बैंकों की विफलताओं और यूरोपीय बैंकर क्रेडिट स्विस द्वारा की गई कमजोरियों के खुलासे ने यह बिल्कुल साफ कर दिया है कि इस गति में जल्द ही कोई बदलाव नहीं आने वाला है। बुधवार को ब्रेंट क्रूड की कीमतें लगभग 5% गिर गई। नतीजतन अप्रत्याशित रूप से इस साल की सौम्य शुरुआत के बाद मंदी के जोखिम साफ तौर पर एक बार फिर से उभर आए। अब जबकि मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र पहले ही 2 तिमाहियों से सिकुड़ रहा है, माल के लदान में आने वाली गिरावट के एक निरंतर दौर का सीधा नतीजा कारखानों की नौकरियों के खत्म होने और उपभोग में सेंध लगने के रूप में होगा। जो भी हो, फरवरी माह के दौरान आयात में आई 8.2% की गिरावट घरेलू मांग की स्थिति को सही तरह से नहीं दर्शाती है। घरेलू मांग से अर्थव्यवस्था को वैश्विक झटकों से बचाने की उम्मीद लगाई जा रही है। आयात में आई यह गिरावट पिछले 3 महीनों में सबसे तेज है और लगभग एक साल में आयात का खर्च 51 बिलियन अमेरिकी डॉलर सबसे कम है। कुछ वस्तुओं के आयात में कमी मात्रात्मक कारकों के बजाय कीमतों की वजह से हो सकती है। यूक्रेन युद्ध के बाद कच्चे तेल और खाद्य तेल की कीमतों में उछाल आया है। निर्यात के कमजोर रहने के बीच व्यापार घाटे को काबू में रखने के लिए सरकार गैर जरूरी आयातों पर अंकुश लगाने पर विचार कर रही है, लेकिन यह एक ऐसा नाजुक मामला है जहां गुणवत्ता, मूल्य निर्धारण और आपूर्ति श्रृंखला के लिंकेज जैसे कारक भी मायने रखते हैं और गलत कदम उपभोक्ता और निवेशक की पसंद को कुंद कर सकते हैं। जनवरी और फरवरी के दौरान व्यापार घाटा के पिछले सितंबर के रिकॉर्ड 29 बिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर से पहले ही तेजी से कम होने के मद्देनज़र नीतिगत उपायों का बेहतर इस्तेमाल निर्यातकों को नए बाजारों तक पहुंचाने और प्रमुख बाजारों में तेजी से बदलते परिदृश्य के प्रति अधिक तेजी से प्रतिक्रिया करने में किया जा सकता है। वर्ष 2015-20 की अवधि के लिए निर्धारित विदेशी व्यापार नीति में लंबे समय से अटकी हुई फेरबदल में अब किसी भी कीमत पर और देर नहीं किया जाना चाहिए। सऊदी अरब और ईरान को ठंडे शांति की मांग करते हुए आने वाले खतरों के प्रति सावधान रहना चाहिए। चीन की मध्यस्थता वाले समझौते में सऊदी ईरान का सुलह पश्चिमी एशिया में नई वास्तविकता को दर्शाता है, जहां पुराने प्रतिद्वंदी एक दूसरे के प्रति गर्म हो रहे हैं और बीजिंग ऐसे समय में एक बड़ी भूमिका निभाने को तैयार है जब क्षेत्र की पारंपरिक महाशक्ति यूएस कहीं और चुनौतियों के साथ व्यस्त है। ईरान एक शिया बहुसंख्यक लोकतंत्र और सऊदी अरब एक सुन्नी बहुमत पूर्ण राजशाही के बीच दुश्मनी इस क्षेत्र में संघर्षों के प्रमुख चालकों में से एक रही है।
हालांकि विवरण का खुलासा होना बाकी है। अधिकारियों का कहना है कि ईरान सऊदी अरब के खिलाफ हमलों को रोकने के लिए सहमत हो गया है, जिसमें यमन के हौथी नियंत्रित हिस्से भी शामिल हैं, और दोनों देश पूर्ण राजनयिक संबंधों को बहाल करेंगे जो 2016 में टूट गए थे। हाल के वर्षों में पश्चिम एशिया ने इसी तरह के पुनर्गठन को देखा है। 2020 में यूएई एक चौथाई सदी में इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य करने वाले पहले अरब देशों में से एक था। बाद के वर्षों में अरब दुनिया और इजराइल ने फिलिस्तीन क्षेत्र पर इजराइल के क्रू कब्जे के बावजूद ईरान की आम चुनौती का सामना करते हुए अपने सहयोग को गहराते हुए देखा। जैसा कि अमेरिका ने पश्चिम एशिया को प्राथमिकता दी, यह अब यूक्रेन पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा है और चीन के इंडो पैसिफिक प्रभाव का मुकाबला कर रहा है। पश्चिम एशिया में इसके सहयोगियों ने अमेरिका की घटती सुरक्षा गारंटी के रूप में जो देखा है, उसके समाधान की तलाश शुरू कर दी है। यह समझौता एक शक्ति दलाल के रूप में पश्चिम एशिया में चीन के आगमन को भी चिन्हित करता है। चीन 2015 के ईरान परमाणु समझौते, जिससे अमेरिका 2018 में एक तरफा रूप से हट गया, जैसी बहुपक्षीय शांति वार्ता में शामिल रहा है, लेकिन यह पहली बार है जब बीजिंग परस्पर विरोधी पक्षों को सुलह करने के लिए सीधे अपने लाभ का उपयोग कर रहा है। पश्चिम एशिया में स्थिरता एक प्रमुख ऊर्जा स्रोत चीन के लिए आवश्यक है, जो दुनिया का सबसे बड़ा तेल आयातक है, और अमेरिका के विपरीत, जिसके ईरान के साथ शत्रुतापूर्ण संबंध है, बीजिंग क्रमशः एक प्रमुख तेल खरीदार और व्यापारिक भागीदार के रूप में तेहरान और रियाद के साथ अच्छे संबंध रखता है। इसने चीन को इस क्षेत्र की दो सबसे महत्वपूर्ण शक्तियों को करीब लाने की अनूठी स्थिति में ला दिया है। सऊदी अरब, जो तेजी से बदलाव के दौर से गुजर रहा है, अपने पड़ोस में शांति चाहता है, जबकि ईरान, जो अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के तहत है, अधिक राजनयिक और आर्थिक उद्घाटन चाहता है। यदि तनाव बरकरार रहता तो यमन में शांति से लेकर लेबनान में स्थिरता तक क्षेत्रीय भू राजनीति पर इसके दूरगामी प्रभाव होंगे, लेकिन यह कहना जल्दबाजी होगी कि दोनों के बीच बहुस्तरीय दुश्मनी को देखते हुए शांति कायम होगी या नहीं। सऊदी अरब, ईरान और चीन को आगे आने वाले खतरों के बारे में सावधान रहना चाहिए और दो क्षेत्रीय शक्तियों के बीच एक ठंडी शांति हासिल करने के लिए अब बनाई गई नीति का पर निर्माण करना जारी रखना चाहिए। पहला, यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए रूस और अमेरिका को अपने संबंधों में स्थिरता लानी होगी। ब्लैक सी के ऊपर दो रूसी लड़ाकू विमानों और एक अमेरिकी ड्रोन के बीच टकराव ने यूक्रेन युद्ध के खतरनाक जोखिमों को रेखांकित किया है, जिसमें मंगलवार की सुबह एक अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया गया। इस घटना पर विरोधी बयान दोनों पक्षों से आए हैं। पेंटागन ने कहा कि रूसी Su-27 विमानों ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र में निगरानी करने वाले सर्विलांस ड्रोन को रोक दिया, ड्रोन पर ईंधन डंप किया, उससे टकराए और उसे नीचे गिरने को मजबूर किया। दूसरी ओर रूसी रक्षा मंत्रालय का कहना है कि क्रीमिया प्रायद्वीप के ऊपर उसके अस्थायी हवाई क्षेत्र यूक्रेन में युद्ध के लिए घोषित क्षेत्र का एक अमेरिकी ड्रोन द्वारा उल्लंघन किए जाने के बाद उसके जेट विमानों को रवाना किया गया था और अमेरिकी ड्रोन तेज पैंतरेबाजी के चक्कर में ऊंचाई से गिर गया। MQ-9 ने इस घटना को रिकॉर्ड किया है, वीडियो को सार्वजनिक कर दिया गया है और इससे सच्चाई को जानने में मदद मिलेगी, लेकिन कारण जो भी हो, तथ्य यह है कि अमेरिका ने ब्लैक सी के ऊपर अपना ड्रोन खो दिया, जहां उसकी नौसैनिक उपस्थिति तक नहीं है। यह एक बार फिर से इस बात की याद दिलाता है कि परमाणु शक्तियां संघर्ष के कितने करीब आ गई हैं। हालांकि दोनों पक्षों ने परिपक्वता के साथ जवाब दिया है, लेकिन इस संकट को जन्म देने वाली स्थिति अब भी कायम है। अमेरिका ने रूसी आक्रमण होने के बाद से यूक्रेन को उन्नत रक्षात्मक और आक्रामक हथियारों सहित सैन्य सहायता में $30 बिलियन से अधिक राशि दी है और मॉस्को पर कड़े प्रतिबंध भी लगाए हैं। वाशिंगटन का कहना है कि वह युद्ध में सीधे तौर पर शामिल नहीं है, केवल यूक्रेन को उसके क्षेत्रों की रक्षा करने में मदद कर रहा है। रूस का आरोप है कि समूचा पश्चिम मिलकर उसे बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। जिस तरीके से यह युद्ध खींचता चला जा रहा है और रूस अपनी जीत सुनिश्चित कर पाने में नाकाम रहा है, वाशिंगटन और मॉस्को के बीच संबंध टूट गए। पिछले महीने रूस ने न्यू स्टार्ट परमाणु हथियार नियंत्रण संधि में अपनी भागीदारी को निलंबित कर दिया,
जो दोनों देशों के बीच शीत युग के दौर के हथियारों पर नियंत्रण लगाने वाली अंतिम व्यवस्था थी। मौजूदा संघर्ष के बीच आपसी अविश्वास का लगातार गहराते जाना महाशक्तियों की रंजिश से आपदा की पैदाइश का एक आदर्श नुस्खा है। भले ही बाइडेन प्रशासन ने रूस के साथ सीधे टकराव से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया हो, लेकिन गैर जिम्मेदाराना और उच्च जोखिम वाले सैन्य अभ्यास या यहाँ तक कि हादसे भी पेंटागन के शब्दों में गलत अनुमान और अनपेक्षित टकराव में वृद्धि का बायस बन सकते हैं। अमेरिका और रूस के पास पहले से ही उनके विभिन्न युद्ध क्षेत्रों में हवाई टकराव के बचने के लिए एक हॉटलाइन मौजूद है। उन्हें यूक्रेन के आसपास भी इस तंत्र का उपयोग करना चाहिए ताकि ब्लैक सी जैसी घटनाओं के दोहराव से बचा जा सके। लेकिन बड़ी चुनौती उनके द्विपक्षीय संबंधों में आ रही गिरावट को थामना है, जो अब शीत युद्ध के पहले 2 दशकों की शत्रुता की याद दिलाता है। अगर अमेरिका और रूस इस समस्या का समाधान करते हैं और अपने संबंधों में स्थिरता ला पाते हैं, तो इससे उन्हें यूक्रेन में युद्ध को समाप्त करने में मदद मिलेगी।